तो नमस्ते बच्चों, हमको लगता है कि आप लोगों ने 9th क्लास पास कर लिया होगा। अब आ गए होंगे आप लोग 10th क्लास में। तो 10th क्लास की जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। और इसमें हमको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इसको और एक और नाम से जानते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब ये होता क्या है कि बचपन से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं क्या कि यहाँ पे जो भाग की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं भाजक, मतलब डिवीजर। यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशेंट। हिंदी मीडियम क्या बोलता है, कोशेंट, ठीक है। हिंदी मीडियम क्या बोलता है, भागफल, भागफल। और यहाँ पे जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अंग्रेजी मीडियम में रिमाइंडर, रिमाइंडर। और इसका एक नियम है क्या कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि होता क्या है। मान लो एग्जाम्पल में मैंने लिया 25 में मैंने डिवाइड किया किससे, 5 से। डिवाइड करो, यहाँ पे जो संख्या आएगी 5 बार में 25 और यहाँ पे कटाया तो कितना आ गया, 0 आएगा। अब जब इसी को हम लोग यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना भाज्य आ जाएगा। देख लो, भाजक हमारा 5 है, भागफल 5 है और रिमाइंडर कितना है 0। 5 5 25 और प्लस 0 कितना आ गया आंसर, 25, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको नियम के थ्रू लेते हुए हम ये जानेंगे कि भाज्य को हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं q और इसको मान लेते हैं r, ठीक है। तो अब इसी नियम को हम कैसे दिखाएंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस r। और ये याद रखना हमेशा कि जो यहाँ पे r की वैल्यू होती है, r का जो मान आएगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा किससे, अपने भाजक से हमेशा छोटा होगा, और बड़ी होगी या फिर बराबर होगी किसके, 0 के। जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल 0 आया है, और शेषफल जो 0 है ये देख लो अपने भाजक से छोटा है। दूसरा केस एक और लेते हैं हम, मान लो 25 में ही हम डिवाइड कर लिए किससे, 4 से, तो 4 छक्के 24, माइनस किया कितना आ गया, 1 आया आंसर। अब देखो ये जो 1 है, ये 1 अपने भाजक से क्या है, कम है, और 0 से बड़ा है। यानी कि जो r का मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा 0 के, और हमेशा छोटा होगा अपने भाजक यानी कि b से। अब इतना तो गाना गा लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फलाना ढिमकाना सब कर लिए, लेकिन इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम आसानी से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकाल सके, उसका महत्तम समापवर्त निकाल सके। बस इसी के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया है। तो देखते हैं, मैंने ये कहा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसका प्रयोग HCF निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। कैसे निकलता है तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर हमसे ये बोला गया कि एक संख्या है 867 तथा दूसरी संख्या जो है इसको लिया हमने 255। इनका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, मस निकालना है, का मस यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो देखो करेंगे क्या, हम भाग करेंगे, 867 में डिवाइड किए 255 से, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में ले जाते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी के 6 1 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो भाजक था अगले टर्म में उसको भाज्य के रूप में ले लेंगे, ठीक है। अगले टर्म में उसको भाज्य के रूप में ले लेंगे, और जो यहाँ पे भाजक था, सॉरी शेषफल आया था, उसको हम लोग भाजक के रूप में ले लेंगे।
फिर से भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये, 2 बार में लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 जीरो जा 0 और 2 एक कम 2, माइनस करेंगे 1 5, ये खत्म। फिर से वही काम, अब यहाँ पे जो भाजक है उसको हमने अब क्या बना लिया, भाज्य बना लिया, और जो शेषफल आया था उसको हमने क्या बना लिया, भाजक। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, माइनस करेंगे, पूरा पूरा खत्म हो गया। जिस चरण में या जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाए भाग देने पे, वही हमारा HCF होता है। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका, यहाँ पे 867 जो है वो भाज्य था, और नियम अभी अभी मैंने ये बताया था कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेष होता है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, शेषफल होता है। तो लेते हैं यहाँ पे, भाज्य था हमारा 867, डिवाइड किया हमने 255 से, और भागफल कितना था 3, और शेषफल कितना आया था 102। दूसरे चरण में हमने क्या किया, 255 को भाज्य के रूप में लिया, और भाजक हुआ हमारा 102, भागफल आया 2, और शेषफल कितना आ गया 51। फिर अगले चरण में 102 को हमने भाज्य के रूप में लिया, 51 को लिया भाजक के रूप में, और गया ये 2 बार में। अब यहाँ पे शेषफल कितना आया 0। जहां पे शेषफल 0 आया और जिस संख्या से भाग देने पर आया वही हमारा HCF होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का, किसका 867 और 255 का HCF जो है वो कितना आ गया 51। ठीक है, क्लियर है। अब हम ये समझेंगे कि भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सके, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं उसको भाज्य संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सके उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। मैंने कहा ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक संख्या लिया मैंने 36, ठीक है। अब 36 के गुणनखंड में हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। 36 के गुणनखंड में 2 से कटेगा ये 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब अगर हम 36 के गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 36 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका एक गुणनखंड 1 भी होगा, ठीक है। और किससे कटेगा ये 6 से भी कटेगा, और किससे कटेगा 9 से भी कटेगा, एक और संख्या 4 से भी कटेगा, फिर उसके बाद 18 से भी कटेगा, और 36 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 36 के कितने गुणनखंड मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड मिल रहे हैं इसको, ठीक है। अब एक और संख्या लेते हैं 25। अब 25 के गुणनखंड करते हैं तो एक तो इसका गुणनखंड 1 हो सकता है, 5 हो सकती है, और 25 हो सकती है, हो सकता है। इन दोनों संख्याओं में इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि भाग देने वाली संख्याओं की संख्या ज्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम अभाज्य संख्या। तो मैंने एक संख्या लिया 13। अब इस 13 को विभाजित करने वाली केवल एक होगी और एक यह संख्या खुद होगी। अब इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सके उसको भाज्य संख्या बोला जाएगा, और ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर बोला जाएगा। इसके अलावा एक और चीज हमें पढ़नी है
उस टॉपिक का नाम है क्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोला जाता है, को प्राइम नंबर्स। अब ये होता क्या है? तो देखे होंगे सांसारिक दुनिया में कि दो तरह के जोड़े होते हैं। एगो ऐसा जोड़ा जिनके गुण मिलते जुलते हैं, एगो ऐसा जोड़ा जना का कोनो गुण मिलता ही नहीं। ठीक है, तो वैसा ही जोड़ा एगो ये है सह अभाज्य संख्या वाला। होता क्या है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड न हो। मतलब दो गो ऐसी संख्याएं, दो गो ये संख्या लिया, अब इसमें इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा दूसरा कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो ऐसा भी टिकबे नहीं करेगा। ठीक है, तो होगा क्या? इसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब ऐसे ही मान लो क्या हो जाएगा कि इसमें 14 लिया, इसमें 35 ले लिया, तो इसमें एक के अलावा दूसरी संख्या भी कॉमन दिख रही है। इसका अगर फैक्टर करोगे तो 1, 7 और 2 भी आएगा। इसका करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो थोड़ा बहुत मिलेगा ना, तो ये अपने में काटाकुटी कर लियो। ठीक, तो ये क्या होगा? सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो एक के अलावा, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। नोट कर लो। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थियोरी ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इतना भारी भरकम लिखवा दिए हैं कि लग रहा है कि परमाणु छोड़े, है ना। तो देखो समझो इस चीज को। जैसे मान लो कि कोई एक संख्या है, मैंने लिया 120। इसका जब हम गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले तो कितनी से जाएगा? ये 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। तो मुझे ये बताओ कि क्या 120 भाज्य संख्या है? तभी इसके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान ये देना है कि 120 के जितने भी गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं? जैसे 2 से कटा, 2 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 5 से कटा। यानी कि 120 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको मैं अगर ऐसे लिख लूं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक। 2 कितनी बार? 3 बार, तो घात के रूप में लिख दिया। और ये 5। ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इसके, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है या नहीं है? सभी के सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो भी भाज्य संख्या होगी अद्वितीय रूप से उसका कोई दूसरा और नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित किया जाए यदि उसके क्रम को छोड़ दिया जाए कि कौन कितनी बार आ रहा है, इस चीज को अगर छोड़ दिया जाए। ठीक है, 2 अगर 3 बार आ रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि 8, इसके क्रम को छोड़ देना है, हमको केवल 1 लेना है। तो क्या हो गया? 2 to the power 3 × 3 × 5। और ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बस यही तुम्हारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन कहेगा कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या क्या है हमारे पास? 140। तो 140 का मैंने क्या किया कि गुणनखंड कर दिया, करा इसको। तो 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 कितने से जाएगा? 2 से 5 से, फिर उसके बाद 7 से। ठीक है, तो ये तो अभाज्य गुणनखंडों में आ गया। यानी कि 140 का जब मैंने गुणनखंड किया तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या क्या मिला? 2 2 और 2, फिर 5, फिर 7। अब इसको घात के रूप में जब हम दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 5 और 7, इसके अभाज्य गुणनखंड। और गुणनफल के रूप में बोल रहा है दिखाने के लिए, यानी कि शब्द के बीच में हमने गुणा दिखा दिया। बस सिंपल है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको।
चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ इस आधारभूत प्रमेय का, कौन से भूत का, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3। ठीक है, अगर 20 का गुणनखंड करें तो हमारे पास आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसको घात के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब हमसे बोला गया है पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, तो एक ऐसा उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा दिख रहा है, तो एक 2 यहां पे है, एक 2 यहां पे है, और इन दोनों संख्याओं में से हम क्या करेंगे, घात देखेंगे कौन से उभयनिष्ठ संख्या की घात कम है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो कम घात वाला लेंगे, कितना हो जाएगा 2। समझ में आया है, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ संख्याओं में से जिसकी घात कम होगी उसी को हम लोग एचसीएफ लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या लेंगे हम, तो सबसे बड़ी वाली घात ले लेंगे, जो उभयनिष्ठ संख्या है उनमें जो बड़ी घात वाली संख्या होगी उसको ले लिया। ठीक है, और बाकी जो संख्याएं जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी शामिल कर लेंगे, यानी कि ये 3 और 5 भी हम ले लेंगे। जब गुणा किया तो ये 4 गुणे 15, 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, एलसीएम कितना आया 60। तो हम लिखेंगे इस चीज को क्या कि ये एचसीएफ तो 2 आया और यहाँ पे एलसीएम आ गया 60। अब एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं, यानी कि संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, तो 6 गुणे 20, पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या 20 थी, दोनों का गुणनफल कितना आ गया 120। ठीक है, और अब इस एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देखते हैं, मतलब एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारे पास कितना था 2, एलसीएम कितना आया 60, गुणा करो कितना आ गया 120। तो यहां से हम ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी सेम टू सेम आता है। तो यहां से हम ये कहेंगे, एक फॉर्मूला निकलेगा कि जो 2 संख्याएं देगा तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, ये एक सूत्र निकल के आया है यहां से। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।